हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस केंद्र। फ्रेंड्स 100 पेजेज नोट सीरीज के अंतर्गत इस वीडियो में हम एंशिएंट इंडिया को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन वीडियोज को भी जरूर देख सकते हैं। और नोट्स की बात करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप जाकर उस चैनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मौर्य वंश की। मौर्य वंश की बात कर ली जाए तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की जाती है। तो ये आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं कि मौर्य वंश के जो संस्थापक हुए वो कौन हुए, चंद्रगुप्त मौर्य हुए। और चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के विस्तार की बात कर ली जाए तो देखिएगा कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक, वही पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में आप देखिएगा हिंदू कुश पर्वत, अर्थात आप अफगानिस्तान तक समझ लीजिए। तो ये साम्राज्य का विस्तार था। तो ये आप समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं कि भारत को अगर सबसे पहले किसी ने राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया, यूनाइट किया, तो वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। काफ़ी बड़ा साम्राज्य था। ठीक, तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से अगर किसी ने एकबद्ध किया, यूनाइट किया, तो वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं और ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद बात कर ली जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात की जाए तो देखिए, मौर्य जो है उनकी माता का नाम मोरी था, तो ऐसे कहा जाता है कि चूंकि उनकी माता का नाम मोरी था इसी वजह से चंद्रगुप्त का नाम चंद्रगुप्त मौर्य पड़ा। उसके बाद देखिएगा कि मुद्रा राक्षस एक रचना है, विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई है। तो विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को कुलहीन कहा गया है, वृषल कहा गया है। वृषल अर्थात कुलहीन, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा कि हाँ, इनको राजकुल से संबंधित बताया गया है। मतलब यहाँ तो कुलहीन बताया गया है विशाखदत्त के द्वारा, लेकिन राजकुल से संबंधित बताया गया है बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश के द्वारा। तो ये कुछ एक बातें आप ध्यान रख सकते हैं। और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रो कोट्स के नाम से भी जाना जाता है। देखिएगा कि जस्टिन, स्ट्रेबो, एरियन आदि जो है ना, ये इन्होंने अपनी रचना में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रो कोट्स नाम दिया है। तो ये सबसे पहले पहचान किसने की थी कि सेंड्रो कोट्स ही चंद्रगुप्त मौर्य है? तो सबसे पहले जो पहचान की गई थी वो किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा। तो ये सब बात है, आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी ये ध्यान रख लीजिएगा, सेंड्रो कोट्स किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। वैसे ही एपियानस या फिर प्लूटार्क की रचनाएं हैं, उनमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? एंड्रो कोट्स कहा गया है। तो एंड्रो कोट्स भी आप ध्यान रख लीजिएगा, सेंड्रो कोट्स, एंड्रो कोट्स ध्यान रख लीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। और उसके बाद बात की जाए तो देखिएगा कि भारत का जो उत्तर पश्चिम है, भारत के नॉर्थ वेस्ट में सिकंदर का जो सेनापति था कौन? सेल्यूकस निकेटर। तो सिकंदर जब यहाँ से लौट कर जाएगा, वापस लौट कर जाता है, तो अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को वहीं पर छोड़कर चला जाता है शासन करने के लिए। कहाँ पर? उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट में। तो सिकंदर का जो उत्तराधिकारी होगा सेल्यूकस निकेटर, इसको पराजित करता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि सेल्यूकस जो होगा अपनी बेटी हेलेना का ही नाम है कार्नेलिया, तो अपनी बेटी हेलेना का विवाह किससे कर देता है? चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। और सेल्यूकस का एक दूत होगा मेगास्थनीज, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आएगा और काफ़ी वर्षों तक रहेगा। यहाँ पर ये एक रचना करेगा जिसका नाम है इंडिका। इंडिका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लीजिएगा, मेगास्थनीज की रचना है इंडिका। और इंडिका में ही भारतीय समाज के बारे में कहा गया है। उस समय का जो भारतीय समाज था वो 7 श्रेणियों में विभक्त था, 7 वर्गों में विभक्त था। 7 वर्गों की बात कर ली जाए तो उसमें दार्शनिक आ जाते हैं, कृषक आ जाते हैं, पशुपालक आ जाते हैं, शिल्पकार अर्थात कारीगर आ जाते हैं, और योद्धा आ जाते हैं, निरीक्षक जो होते थे वो आ जाते हैं, मंत्री आ जाते हैं। तो ये सब श्रेणियों में विभक्त किया गया था भारतीय समाज, इंडिका के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो। बाकी आप नाम ध्यान रख लीजिएगा, मेगास्थनीज की रचना है इंडिका, जिसने भारतीय समाज के बारे में बोला है कि भारतीय समाज 7 श्रेणियों में, वर्गों में विभक्त था। उसके बाद देखिएगा कि मेगास्थनीज के द्वारा पाटलिपुत्र को क्या कहा गया है? पोलिम ब्रोथा। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। शिव को डायोनीसियस कहा गया है मेगास्थनीज के द्वारा, और कृष्ण को हेराक्लिज कहा गया है। तो ये सारी बातें हैं, आप ध्यान रख सकते हैं। और उसके बाद बात कर ली जाए तो बात आती है चाणक्य की। चाणक्य का नाम आप जानते ही होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाने का अगर किसी को सबसे बड़ा श्रेय जाता है तो वो किसको जाता है? चाणक्य को जाता है। तो ये नाम ध्यान रख लीजिएगा, चाणक्य को ही कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। विष्णुगुप्त होगा, ये नोट्स में आपको करेक्शन दिख जाएगा, विष्णुगुप्त, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त, ये दोनों नाम ध्यान रख लीजिएगा। तो चाणक्य जो होते हैं सम्राट बनने के बाद प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के। और चाणक्य की एक महत्वपूर्ण रचना है, वो ध्यान रख लीजिएगा, अर्थशास्त्र।
अर्थशास्त्र में देखिए, अर्थ का मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि इसमें अर्थव्यवस्था की बात की गई है, ठीक है, यही ध्यान रखने वाली बात है इसमें। असल में अर्थशास्त्र में शासन व्यवस्था की बात की गई है, शासन के सिद्धांत, राजनीति पर आधारित ये पुस्तक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लीजिएगा। और अर्थशास्त्र में ही देखिएगा तो राज्य का शासन चलाने के लिए, प्रशासन के लिए राज्य के सप्तांग सिद्धांत की व्याख्या की गई है। सप्तांग अर्थात 7 अंग की व्याख्या की गई है, मतलब शासन प्रशासन चलाने के लिए। इसके अंतर्गत एक राजा आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा अमात्य, फिर जनपद, उसके बाद एक दुर्ग आ जाएगा, फिर कोष, उसके बाद सेना, मित्र। ये सब 7 तत्व हैं, प्रशासन को नियंत्रित करने वाली ये 7 तत्व हैं। इनको मैं मेंशन कर दूंगा आगे जब मौर्य प्रशासन देखेंगे, या फिर मौर्य प्रशासन के जो नोट्स होंगे उसमें मैं ये 7 नाम मेंशन कर दूंगा। फिलहाल आप इतना ध्यान रख के चलिए कि अर्थशास्त्र में मतलब चाणक्य के द्वारा राज्य के सप्तांग सिद्धांत की व्याख्या की गई है। उसके बाद हाँ, ये मैंने आपको जैन धर्म के अंतर्गत ही बता दिया है। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा संलेखना विधि के द्वारा अपने शरीर का त्याग किया जाता है। कहाँ पर? श्रवण बेलगोला, कर्नाटक में। तो ये सारी बातें हैं, आप ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद बात कर लेते हैं मौर्य वंश के अगले शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार की। बिंदुसार की बात कर ली जाए तो बिंदुसार को ही अमित्रोचेट्स अर्थात अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे जो यूनानी लेखक हैं उन्होंने अपनी रचनाओं में बिंदुसार को अमित्रोचेट्स के नाम से दर्शाया है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा कि बिंदुसार को ही अमित्रोचेट्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अमित्रोचेट्स अर्थात अमित्रघात। अमित्रघात का शाब्दिक अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। तो ये आप आसानी से समझ सकते हैं। हाँ, जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहसेन से दर्शाया गया है, सिंहसेन कहा गया है। वही वायु पुराण की बात कर ली जाए तो बिंदुसार को भद्रसार या फिर वारिसार के नाम से दिखाया गया है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रख लीजिएगा, इसमें अमित्रोचेट्स जरूर ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार जो था वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। देखिए, जैन धर्म के अंतर्गत मुझे आजीवक संप्रदाय के बारे में बताना चाहिए था, लेकिन मैं वहाँ पर भूल गया था। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आजीवक संप्रदाय की बात कर लिया तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। असल में होता क्या है कि मखली गोसाल जो होते हैं ये प्रारंभ में महावीर के शिष्य होते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये प्रारंभ में महावीर के शिष्य होते हैं, बाद में मतभेद के बाद ये अलग हो जाते हैं। उसके बाद आजीवक संप्रदाय की स्थापना की जाती है इनके द्वारा, मखली गोसाल के द्वारा आजीवक संप्रदाय की स्थापना की जाती है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, तो हम कहाँ पर थे कि बिंदुसार जो है वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद बात कर लीजिए तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, बिंदुसार के टाइम में तक्षशिला में विद्रोह होता है, जिसको दबाने के लिए बिंदुसार अपने पुत्र अशोक को, सुसीम को भी भेजता है, लेकिन बाद में अशोक को भेजता है। ये बात दिव्यावदान में कही गई है। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, तक्षशिला विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा जाता है बिंदुसार के द्वारा। हाँ, बिंदुसार के टाइम में एक यात्री आता है बाहर से, विदेशी यात्री, जिसका नाम होता है डाइमेकस। तो डाइमेकस ध्यान रख लीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में मेगास्थनीज, यहाँ पर देख लीजिएगा डाइमेकस। डाइमेकस की बात कर ली जाए तो असल में ये सीरियाई नरेश एंटियोकस प्रथम का दूत होता है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद बात कर ली जाए तो देखिएगा कि बिंदुसार जो होगा वो क्या करेगा कि सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 मांग करेगा, 3 चीज़ों की मांग करेगा। एक तो मीठी मदिरा की, उसके बाद सूखी अंजीर की और दार्शनिक की। ये 3 मांगे हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ध्यान रख लीजिएगा। बिंदुसार की बात कर ली जाए तो बिंदुसार के जो प्रधानमंत्री होते हैं शुरुआत में तो चाणक्य होते हैं, बाद में खल्लाटक होते हैं। तो ये सारी बातें हैं, आप ध्यान रख सकते हैं। और उसके बाद बात कर लेते हैं बिंदुसार के पुत्र अशोक की। अगला जो प्रमुख शासक होगा मौर्य वंश का वो कौन होगा? अशोक। तो ये नाम ध्यान रख लीजिएगा। अशोक की बात कर ली जाए तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था उसको और विस्तारित करता है कौन? अशोक। तो सर्वाधिक क्षेत्र पर शासन करने वाला ये शासक है कौन? अशोक। तो ये नाम ध्यान रख लीजिएगा। बाकी ये जो टाइम पीरियड दिया हुआ है ना, हर जगह आप मोटा मोटी ध्यान रख सकते हैं, कभी क्रम से सजाने को क्वेश्चन पूछ लेता है। बाकी आप क्रम से ध्यान ही रख लीजिए, पहले कौन आता है, उसके बाद कौन आता है, उसके बाद कौन आता है, ठीक है। और उसके बाद बात करें, हाँ, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। बाकी अशोक से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें एग्जाम पर्सपेक्टिव से उनको देख लेते हैं। जैसे अशोक की बात कर ली जाए तो अशोक को पुराणों में क्या कहा गया है? अशोक वर्धन कहा गया है। वही गिरनार अभिलेख जो है उसमें अशोक को अशोक मौर्य के नाम से दर्शाया गया है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। प्रियदर्शी, प्रियदर्शी अर्थात प्रियदर्शी, प्रियदर्शी प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है। प्रियदर्शी का अर्थ होता है प्रिय दिखने वाला, सुंदर दिखने वाला। तो प्रियदर्शी नाम से दिखाया गया है भाब्रू अभिलेख में। भाब्रू राजस्थान में पड़ता है, गिरनार की बात करें तो गुजरात में पड़ता है। तो प्रियदर्शी नाम लिखा गया है कहाँ पर? भाब्रू अभिलेख में देखने को मिलता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देवनाम प्रिय। अशोक को कहा गया देवनाम प्रिय, देवताओं का प्रिय। ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा, देवनाम प्रिय एंड प्रियदर्शी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा।
उसके बाद बात करें तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा, गद्दी पर बैठने से पहले, राजगद्दी पर बैठने से पहले अशोक जो होता है वो उज्जैन का, अर्थात अवंती, अवंती की ही राजधानी होती है उज्जैन, तो यहाँ का ये गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद कहा जाता है कि श्रीनगर की जो स्थापना की गई है वो किसके द्वारा की गई है, अशोक के द्वारा की गई है। ये मेंशन कहाँ पर किया गया है, कल्हण की राजतरंगिणी में ये बात लिखी गई है। तो कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार श्रीनगर की स्थापना अशोक के द्वारा की गई है। वही देखिएगा कि अशोक के जो बहुत सारे शिलालेख मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं, तो अभिलेख को पढ़ने का सबसे पहले जो काम करता है वो कौन करता है, जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़ा जाता है, 1837 ईस्वी में। तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने वाला जो विद्वान होता है वो कौन होता है, जेम्स प्रिंसेप। ये नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, अशोक का नाम जो अशोक दिखता है, अशोक का नाम अशोक लिखा हुआ है, महत्वपूर्ण अभिलेख है, नाम ध्यान रख लीजिएगा। मास्की में अशोक का नाम अशोक दिखता है, गुर्जरा में दिखता है, नेत्तूर में दिखता है, उडेगोलम में दिखता है। बाकी मास्की और गुर्जरा जरूर ध्यान रख लीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मास्की कहाँ पर है, गुर्जरा कहाँ पर है, ठीक है, ये आपके लिए काम है। हाँ, अशोक ने स्वयं को सम्राट कहा है, मगध का सम्राट किस में कहा है, किस अभिलेख में कहा है, तो भाब्रू अभिलेख में कहा है। भाब्रू कहाँ पर पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद बात कर ली जाए, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कलिंग का युद्ध। 261 ईसा पूर्व में ये युद्ध लड़ा जाता है। अशोक जब राजगद्दी पर बैठता है तो राजगद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद ये युद्ध लड़ा जाता है। इसकी बात कर ली जाए तो इसमें अशोक विजयी होता है। और कलिंग युद्ध की बात करें तो ये किस अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। अशोक का जो 13वां शिलालेख है, मुख्य रूप से अशोक के 14 शिलालेख हैं, आगे हम बात करने वाले हैं अभिलेख की। तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, तो ये भी बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद होता क्या है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है, मतलब बहुत सारा खून खराबा देखकर अशोक का हृदय द्रवित हो जाता है, उसके बाद हृदय परिवर्तित हो जाता है। हाँ, यही खून खराबे की बात आई है तो एक और बात मैं आपको बता देता हूँ। कहा जाता है अशोक के बारे में कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारने के बाद राजगद्दी प्राप्त की थी, तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। हाँ, तो अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद अशोक क्या करता है, इसकी जो पहले की नीति होती है युद्ध नीति को त्याग कर प्रेम की नीति को अपना लेता है। मतलब ये सिंपल भाषा में लिखा गया है, असल में भेरी घोष शब्द का प्रयोग किया गया है। भेरी घोष कहने का मतलब भेरी जो नगाड़ा वगाड़ा होता है ना, युद्ध शुरू करने से पहले जो नगाड़े बजाए जाते थे, घोष का अर्थ होता है साउंड, आवाज़, भेरी अर्थात नगाड़ा। तो भेरी घोष अर्थात युद्ध के पहले जो नगाड़ा वगाड़ा बजाया जाता था। तो इसको सिंपल ऐसे समझ लीजिए, युद्ध नीति से प्रेम नीति को अपना लेता है। प्रेम नीति अर्थात धम्म घोष को अपना लेता है। धम्म अर्थात धर्म, धर्म के रास्ते पर चलने लगता है। आपको पता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो धर्म के माध्यम से वो शांति व्यवस्था कायम करने का प्रयास करता है। ये सारी बातें हैं। बाकी बौद्ध धर्म की बात कर लिए, बौद्ध धर्म की जो दीक्षा प्रदान की जाती है अशोक को, तो एक बौद्ध भिक्षु जिसका नाम था उपगुप्त। उपगुप्त आप नाम ध्यान रख लीजिएगा। बौद्ध धर्म की दीक्षा किसके द्वारा दी जाती है, उपगुप्त के द्वारा। अब बात कर लेते हैं अशोक के जो भी अभिलेख हैं, जो भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, उनको हम देख लेते हैं। देखिएगा कि अशोक के जो भी अभिलेख हैं इनको आप 3 भागों में विभाजित करके देख सकते हैं। एक तो हो जाते हैं शिलालेख। शिलालेख कहने का मतलब यह, शिला अर्थात पत्थर, पत्थर या फिर चट्टान पर जो अभिलेख मिलते हैं लिखे हुए, तो एक तो हो जाते हैं शिलालेख, ये मुख्य रूप से 14 है। और उसके बाद दूसरे हो जाते हैं स्तंभ लेख। स्तंभ अर्थात पिलर, पिलर आप देखते होंगे स्तंभ, खंभा जैसा, तो स्तंभ लेख। और तीसरा हो जाता है गुहा लेख। गुहा अर्थात गुफा, पहाड़ काट कर जो गुफा बनाया जाता था उसमें जो अभिलेख मिलते हैं। तो ये 3 तरह के अभिलेख आपको देखने को मिलेंगे। शिलालेख की बात कर लिए तो मुख्य रूप से 14 अभिलेख मिलते हैं, बाकी छोटे मोटे और भी अभिलेख मिलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 14 अभिलेख मिलेंगे। जिसमें चौथा जो शिलालेख होगा, इसमें भेरी घोष को त्याग कर धम्म घोष की जो नीति अपनाई गई थी अशोक के द्वारा, उसका वर्णन मिलता है। भेरी घोष को त्याग कर धम्म घोष की घोषणा कर दी गई थी अशोक के द्वारा। ये उल्लेख कहाँ पर मिलता है, अशोक के चौथे शिलालेख पर। उसके बाद 12वां जो शिलालेख है, इस पर अशोक के द्वारा जो धार्मिक सहिष्णुता को अपनाया गया था, मतलब सभी के विचारों को सम्मान देने की बात कही गई थी, तो धार्मिक सहिष्णुता पर जोर की बात किस अभिलेख पर, किस शिलालेख पर इसका वर्णन मिलता है, 12वें शिलालेख पर। ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद ये मैंने आपको बता ही दिया है, 13वां जो शिलालेख है इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। हाँ, लिपि की बात कर ली जाए कि अशोक के जो भी शिलालेख हैं उनमें किन किन लिपियों का प्रयोग किया गया है, तो ये नाम ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया, खरोष्टी का भी किया गया है, ग्रीक का भी किया गया, अरमाई का भी किया गया है। भारत में जो भी शिलालेख दिखने को मिलेंगे अशोक के, उनमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। आप समझ सकते हैं ब्राह्मी लिपि से ही तो देवनागरी लिपि का विकास हुआ है।
हिंदी जो आप लिखते हैं, जिस लिपि में लिखते हैं, जिस लिपि का प्रयोग करते हैं, वो कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। तो देवनागरी का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। ठीक, तो ये आप आसानी से समझ सकते हैं। तो भारत में जो भी शिलालेख दिखने को मिलेंगे उनमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। वही खरोष्ठी लिपि की बात कर ली जाए तो देखिएगा कि पाकिस्तान में ये नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ से अशोक के शिलालेख मिले हैं। शाहबाजगढ़ी एंड मनसेहरा, ये पाकिस्तान में पड़ता है। इनमें खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है और ये जगह कहाँ पर है? पाकिस्तान में, जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद ग्रीक एंड अरमाइक लिपि की बात कर ली जाए तो इन लिपियों का प्रयोग किया गया है। जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं वो अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। अरमाइक लिपि वाले कुछ एक एग्जाम्पल्स मैं आपको दे देता हूँ। अफगानिस्तान में आप देखिएगा लमगान हो गया, कंधार हो गया, यहाँ से शिलालेख प्राप्त हुए हैं जिनमें अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं या फिर PDF में नोट्स में आपको ये नाम मिल जाएंगे। और एक और आप नाम ध्यान रख सकते हैं, तक्षशिला से भी एक शिलालेख प्राप्त होता है, एक अभिलेख प्राप्त होता है जिसमें अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। लेकिन तक्षशिला कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। तो ये सारी बातें आप ध्यान रख सकते हैं, बाकी नोट्स में ये सारी बातें आपको मिल जाएंगी। एक और बात आप ऐसे ही ध्यान रख सकते हैं, ब्राह्मी लिपि की बात करें तो जैसे देवनागरी लिपि को हम बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं, वैसे ही ब्राह्मी लिपि को भी बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं। वही खरोष्ठी लिपि की बात कर ली जाए तो ये दाहिने से बाएं की तरफ लिखते हैं। ठीक, तो बस ऐसे ही आप ध्यान रख सकते हैं। और हाँ, ब्राह्मी लिपि की बात करें तो अशोक से पहले भी अनुराधापुर में ब्राह्मी लिपि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अशोक अनुराधापुर अर्थात श्रीलंका जो है उसका प्राचीन नाम है अनुराधापुर। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं स्तंभ लेख की। स्तंभ लेख की बात कर ली जाए तो मुख्य रूप से 7 स्तंभ लेख हैं, लेकिन बहुत सारे स्तंभ लेख देखने को मिलते हैं। आप ये नंबर बस ध्यान रख सकते हैं, मुख्यतः 7। लेकिन ये मुख्यतः 7 नहीं लिखा गया है। ये जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट स्तंभ लेख हैं उनको मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है। ठीक, ये 7 में काउंट नहीं कीजिएगा, बाकी आप वो नंबर ध्यान रख सकते हैं, मुख्यतः 7। हाँ, तो रामपुरवा, यहाँ पे स्तंभ लेख की बात कर लेते हैं। एक देखिए, ये बिहार के पश्चिम चंपारण, वेस्ट चंपारण में रामपुरवा, यहाँ से स्तंभ लेख मिलता है जिसके शीर्ष पर बैल की आकृति है। तो ये आकृति ध्यान रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। ये संकिसा स्तंभ पर किसकी आकृति है? हाथी की आकृति है। तो रामपुरवा की बात कर लिया जो कि बिहार के पश्चिम चंपारण से मिला है, बैल की आकृति है। लौरिया नंदनगढ़ की बात कर ली जाए तो ये भी बिहार के पश्चिम चंपारण में है। यहाँ इस पर देखिएगा कि किसकी आकृति है? शीर्ष पर सिंह की आकृति। वही लौरिया अरेराज की बात कर ली जाए तो बिहार के ये पूर्वी चंपारण में पड़ता है अरेराज। ठीक, यहाँ से जो स्तंभ लेख मिला है इस पर जो आकृति देखने को मिलेंगी वो किसकी आकृति मिलेगी? सिंह की आकृति, शेर की आकृति। ये भी बात आप ध्यान रख लीजिएगा। सारनाथ की बात कर ली जाए तो ये तो आप जानते ही हैं। सारनाथ की बात कर ली जाए तो इस पर आप देखिएगा सिंह की आकृति मिलेगी, चतुर्मुख सिंह की आकृति, मतलब 4 सिंह बैठे हुए हैं पीठ से पीठ सटाकर। ठीक, तो ये सारी बातें हैं। संकिसा ध्यान रख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। संकिसा स्तंभ की बात कर ली जाए तो इस पर जो आकृति मिलती है हाथी की आकृति मिलती है शीर्ष पर। ये सारी बातें हैं। उसके बाद देखिए, हाँ, गुहा लेख की बात कर ली जाए, गुफाओं की बात कर ली जाए तो देखिए यहाँ पर आजीविकों को रहने के लिए गुफाओं का निर्माण कराया जाता है अशोक के द्वारा। देखिएगा कि बिहार में जो जहानाबाद है, जहानाबाद में बराबर की पहाड़ी है, उसमें सुदामा, कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ी, ये सब गुफाएं हैं। इनका निर्माण कराया गया है अशोक के द्वारा। ध्यान रख लीजिएगा आजीविकों को रहने के लिए। ये आजीविकों के बारे में मैंने आपको, आजीवक संप्रदाय के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लीजिएगा, सौगौरा अभिलेख की बात कर लिया। सौगौरा ताम्रपत्र अभिलेख जो है, सौगौरा जो गोरखपुर में पड़ता है, तो सौगौरा ताम्रपत्र अभिलेख में एक वर्णन मिलता है। असल में होता क्या है कि अशोक के टाइम में एक अकाल आता है, तो अकाल के टाइम में अशोक के द्वारा अन्नागार से मुफ्त अनाज वितरण किया जाता है। ठीक, तो उसी का वर्णन मिलता है कहाँ पर? सौगौरा ताम्रपत्र अभिलेख में। और उसके बाद मौर्य वंश के अगले शासक की बात कर लीजिए, प्रमुख शासक जो हुए दशरथ। तो ये नाम आप ध्यान रख लीजिएगा, अशोक के ये पौत्र हैं, दशरथ है। और अशोक की ही भांति इन्होंने भी देवानाम प्रिय की उपाधि प्राप्त की थी और इन्होंने भी आजीविकों के लिए गुफाएं बनवाई थी। नाम ध्यान रख लीजिएगा, ये भी जहानाबाद में नागार्जुनी पहाड़ी जो है उसमें गुफाएं हैं। जो महत्वपूर्ण नाम है उनको मैंने यहाँ पर लिखा है, एक तो है लोमश ऋषि गुफा, एक है गोपिका गुफा। ठीक, तो ये सारे नाम हैं, आप ध्यान रख लीजिएगा। तो मौर्य वंश के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण शासक हुए जिनको पढ़ना जरूरी है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है उनको हमने देख लिया है। अंतिम शासक के बारे में आप देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो ध्यान रख लीजिएगा, बृहद्रथ।
ठीक, ये मौर्य वंश का अंतिम शासक है जिसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की जाएगी। तो बृहद्रथ की जो हत्या की जाती है बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की जाती है। ये सारी बातें हैं। बाकी मौर्य प्रशासन की बात करें तो मौर्य प्रशासन थोड़ा सा है, उसको हम अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। उसके बाद मौर्योत्तर काल की बात करेंगे। बाकी मौर्य वंश से संबंधित यही सारी बातें थी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।